नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी का स्वागत करती हूं। जो भी एस्पिरेंट्स जिनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जून के जेआरएफ को हासिल करने में कुछ ना कुछ कमी रह गई, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि दिसंबर में मेरा ये सपना पूरा हो जाए। अभी दिसंबर में सपना पूरा होने में आपके पास में मात्र 5 भी नहीं, मैं तो कहूंगी 4 ही महीने बाकी हैं, क्योंकि जुलाई जो है वो बीत चुका है और दिसंबर में आपकी एग्जाम होनी है। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना ये होगा कि मैम अभी तो फॉर्म भी नहीं आए। तो भाई फॉर्म आना भी तय है, परीक्षा होनी भी तय है और सिलेबस भी आपका तय है। उसमें कुछ चेंजेस के इंतजार में आप बैठे मत रहिए। जो भी आपका सिलेबस है उसमें 19-20 का चेंज होता है, यानी कि अगर चेंज होने की संभावना होती है तो 19-20 का चेंज होता है, यानी कि कुछ यूनिट्स में से कुछ रचनाएं घटा दी और बढ़ा दी जाए। अब मैं आप सभी को अगर यहाँ पर हम बात करें तो आप सभी को जो है वो आपका ये सिलेबस जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एनटीए की आप वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो एनटीए की वेबसाइट के पर आपको बकायदा जो है वो सारी तस्वीर इस तरह से आपको क्लियर हो जाती है, जैसे ही आप अपने सिलेबस के बारे में जब जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं हट जाती हूँ, आपको दिख जाएगा। इस तरह से आपके सामने जो है वो एनटीए का सिलेबस खुल जाएगा, जिसमें अभी तक कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं हुए हैं। अब ये जो चेंजेस होने की स्वरूप है, इसमें आपको आपका सब्जेक्ट जो है उसको देखना है और उसको डाउनलोड करना है। देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा तो आप यहाँ पर आपका 20 नंबर के आगे जो है वो हिंदी दिया हुआ है और आप जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सामने जो है ये इस तरह से खुल जाता है आपका पेपर। अब ये ओपन जब आपके सामने हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है उसे पूरे तरीके से क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, जब आप इसे ओपन करते हैं, देखिए मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियरली पूरा दिखा देती हूँ कि कैसे जो है आपका इसमें कोई भी चेंजेस का स्वरूप जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। किसी भी तरह का कोई चेंज जो है वो इसमें नहीं हुआ है अभी तक के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। आपकी फर्स्ट यूनिट जो है, इसके अंतर्गत आपको जो आपकी फर्स्ट यूनिट दिखाई दे रही है, देखिए कोड नंबर है आपका 20 कोड नंबर है आपका, जिसमें आप सभी को ये दिख रहा है। ठीक है, विजिबल है ना सभी को? हाँ भाई, विजिबल है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो आपका 20 कोड नंबर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी यूनिट जो है स्टार्ट हो जाती हैं। तो यूनिट 1 जो है वो आपकी हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित आपकी यूनिट 1 आपको देखने को मिलेगी, जो आप सभी के सामने रहेगी। और दूसरा जो स्वरूप आपको दिखाई देगा, ये आपकी यूनिट 1 रहेगी, हिंदी भाषा और उसका विकास। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़नी है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में आपके वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के जो विभिन्न स्वरूप आ जाएंगे वो आपको आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका जो वर्गीकरण आ जाता है, कौन कौन सी बोलियां अपभ्रंश से कौन सी निकली हैं, शौरशनी अपभ्रंश से कौन सी निकली हैं, ठीक है, मागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली हैं। अपभ्रंश के बाद में जो स्वरूप परिणत हुआ अवहट और पुरानी हिंदी से खड़ी बोली का, वो स्वरूप आपको, तो जो भौगोलिक विस्तार है, कहाँ कहाँ पर कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है, जो खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधि है, जिसमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, स्वनिम जो व्यवस्था है जो आप देखेंगे। तो व्याकरण का पाठ हालांकि इसमें है, लेकिन आपको जो व्याकरण पूछी जाती है उसमें आपके उच्चारण के स्थान पर, तो यहाँ पर स्वर, व्यंजन,
इनका वर्गीकरण, वर्णमाला, इन सभी का स्वरूप आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषा के विविध प्रयोग जरूर ध्यान कर लीजिएगा। मानक भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या है, राजभाषा के प्रावधान क्या है, राष्ट्रभाषा का क्या स्वरूप है, संपर्क भाषा क्या है, हिंदी और कंप्यूटर का संबंध क्या है, संवैधानिक हिंदी की स्थिति क्या है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं, ये सब यूनिट 1 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाती है आपकी यूनिट 2, जिसमें से आपको अराउंड 50 के करीब प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये जो 50 के करीब आपके प्रश्न रहते हैं, इन 50 के करीब जो प्रश्नों का स्वरूप आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा मैं अपने आप को इधर करूं तो आपको शायद पूरा दिख पाएगा। दिख रहा है ना अभी? हाँ। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जब आपके सामने खुलता है पूरा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास में इतिहास दर्शन, दर्शन अर्थात नजरिया, कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए किसने क्या नजरिया, किसने क्या अपनी पद्धति अपनाई, कौन कौन से इतिहास लेखक हुए हैं जिन्होंने इतिहास लिखा, उसका नामकरण, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां, ठीक है। तो अब वो काल विभाजन के आधार पर चलती, किसने काल विभाजन किया, किसने नहीं किया, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये जो महत्वपूर्ण काल विभाजन था, ये किन किन आचार्यों के आधार पर जो है वो तय होता है, ये ध्यान देना है आपको। तो आप सभी को जो आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं, उसमें जो भी रचनाकार हुए हैं, जो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य आपका हो गया, गद्य साहित्य, लौकिक साहित्य, भक्ति काल आ जाता है, भक्ति काल के आंदोलन जो है उसका अखिल भारतीय स्वरूप है, उसके उदय के क्या कारण रहे, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही, भक्तिकालीन विशेषताओं में आप देखेंगे तो भक्ति काल का स्वरूप आपको देखना है। अब भक्ति काल के स्वरूप में आपको निर्गुण और सगुण काव्य धारा का स्वरूप देखना है। सगुण काव्य धारा में राम काव्य, कृष्ण काव्य, निर्गुण काव्य धारा में आप सभी को संत काव्य, सूफी काव्य को पढ़ना है। आधुनिक रीति काल जो आ जाता है वो 3 प्रवृत्तियों के स्वरूप में आपको देखने को मिलता है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध का स्वरूप। उसके प्रमुख कवि हैं, उसके आचार्य हैं, उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसका नामकरण है, ये सभी आपको देखना है। हिंदी का जो आधुनिक काल है, वहां पर आकर के पद्य और गद्य 2 स्वरूप विभाजित हो जाते हैं। और ये जो चीज है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कभी, क्योंकि जो चीज इतिहास है, इतिहास अर्थात जो हो चुका है, तो उसे बदलने की संभावना ही नहीं है। तो ये तो आपका आएगा ही आएगा। हिंदी साहित्य का अगर कोई कंपटीशन एग्जाम है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा ही आएगा। तो इसलिए तो इसे आप जरूर कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको गद्य और पद्य अलग पढ़ना है, गद्य का उद्भव विकास पढ़ना है, 1857 की क्रांति और भारतीय हिंदू युग से जब गद्य का उद्भव होता है, पत्रकारिता का स्वरूप होता है, पुनर्जागरण का काल, नव जागरण का स्वरूप, और आप द्विवेदी युग आप देखते हैं, उसमें 19वीं शताब्दी में जो आधुनिकता की अवधारणा थी वो स्वरूप आप देखेंगे। और पद्यात्मक विकास में भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, आपका छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता पढ़ते हैं। वहीं आप जो है वो गद्य के क्षेत्र में आप क्या देखेंगे, गद्य के क्षेत्र में आप उसी विकास को विभिन्न विधाओं के रूप में देखेंगे, जैसे हिंदी कहानी का उद्भव विकास, हिंदी निबंध का उद्भव विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, हिंदी नाटक का उद्भव विकास। तो सभी विधाएं जो है उनका स्वरूप आता है। तो गद्य विधाओं का स्वरूप आ जाता है कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, प्रवासी साहित्य, अन्य गद्य विधाएं, ठीक है। थर्ड यूनिट आपकी आती है जो कि है साहित्य शास्त्र। अब साहित्य शास्त्र काव्य शास्त्र के नाम से भी आप जानते हैं, साहित्य में आपका गद्य पद्य दोनों के स्वरूप में आ जाती है। साहित्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो काव्य के लक्षण, किसी भी काव्य को लिखने के लिए उसके पर्टिकुलर कोई ना कोई जो है लक्षण के आधार पर ये तय किया जाता है कि ये काव्य या ये रचना जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। ये प्रबंध काव्य है या ये खंड काव्य है। तो ये हम कैसे तय करते हैं, ये हम तब तय करते हैं जब हमें पता होता है कि भाई ये वाली चीज जो है वो इसमें ये लक्षण है, इसके आधार पर आचार्य ने ये तय किया कि इसे हम इस श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो साहित्य के आधार पर इसके लक्षण हो गए, काव्य के लक्षण हेतु, किसी ना किसी काव्य को लिखने के पीछे कोई हेतु कारण होता है, कोई उद्देश्य होता है, तो वो आ जाते हैं। उसके अलावा प्रमुख संप्रदाय जो भारतीय संप्रदाय आपके हुए हैं वो स्वरूप हम देखेंगे। प्रमुख संप्रदाय में रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय है, इसमें आ जाएगा। रस निष्पत्ति, ठीक है, तादात्म्य का जो स्वरूप है, किसने किसकी रस निष्पत्ति का स्वरूप माना है, काव्य के दोष क्या हैं। उसके अलावा प्लेटो जो आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसमें प्लेटो का स्वरूप आप देख लेंगे। अनुकरण का जो सिद्धांत है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट का आ जाएगा, रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत आ जाएगा, मूल्य का सिद्धांत आ जाएगा, काव्य भाषा का वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत आ जाएगा। उसके अलावा आप कॉलरिज का कल्पना फैंटेसी का सिद्धांत देख लेंगे जो इसके अंतर्गत है। नई समीक्षा का स्वरूप आ जाएगा। फिर आ जाती है आपकी यूनिट 3 के बाद में आपकी यूनिट 4।
ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके यहाँ पर सिद्धांत आ जाएंगे। नई समीक्षा, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, ये सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इनका अध्ययन करना है। उसके बाद में आ जाती है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि। जब आप बात करते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि की, तो विचार जोड़ एक वैचारिक पृष्ठभूमि, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण तत्कालीन समय पर आंदोलन करता हुए थे, जो भी समाज सुधारक हुए थे, जिन्होंने, जिनकी विचारधाराओं ने जो है वो तत्कालीन समय पर प्रभाव डाला स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि के अंतर्गत, तो नव जागरण का, स्वाधीनता आंदोलन में खड़ी बोली और उन समाज सुधारकों की भूमिका, जिसमें चाहे आप भारतेंदु की बात करें, जिसमें चाहे आप द्विवेदी जी की बात करें, जिसमें आप गांधीवाद की बात करें, जिसमें आप अम्बेडकरवाद की बात करें, जिसमें आप लोहिया दर्शन की बात करें, जिसमें आप मार्क्सवाद की बात करें, जिसमें आप अस्तित्ववाद की बात करें, जिसमें आप अस्मिता मूलक विमर्श की बात करें, जैसे दलित अस्मिता मूलक हो गया, स्त्री अस्मिता हो गया आपका, आदिवासी विमर्श का स्वरूप हो गया आपका, अल्पसंख्यक विमर्श का स्वरूप हो गया, इन सभी का स्वरूप जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब फिफ्थ यूनिट आ जाती है। फोर्थ तक तो आपने एज इट इज पढ़ लिया। फिफ्थ से आपकी रचनाएं जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिफ्थ से जब आप रचनाओं का अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो रचनाएं आपकी आदिकाल से ही लगी हुई हैं। ठीक है, रचनाएं जो है वो आपकी आदिकाल से ही शुरू हो जाती हैं। आदिकाल की रचनाओं से ही हम शुरू कर देते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो आपकी आदिकालीन चंद्रवरदाई जी की रचना है, तो वहां से ही वो आपकी शुरू हो जाती है, तो आदिकाल की रचना हो गई। उसके बाद में आप देखेंगे तो आपकी आदिकाल में अमीर खुसरो जी की और पृथ्वीराज रासो का रेवा तट आ गया। आदिकाल का विद्यापति पदावली आ गया, कबीर जी, जायसी, सूरदास, तुलसी, ये चारों आपके भक्ति काल में आ गए। बिहारी जी और घनानंद जी रीति काल के आ गए। मीरा, जिनका जो किसी भी संप्रदाय विहीन स्वरूप में रसखान और मीरा का नाम आता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये आपके द्विवेदी युग के अंतर्गत आ गए। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी, भारत भारती साकेत आपके द्विवेदी युग में आ गए। ठीक है, उसके अलावा जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये सारी रचनाएं आपकी किसमें आ गई, छायावाद की रचनाएं हो गई। रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए आपके, जो राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्यधारा के स्वरूप में। प्रगतिवाद में नागार्जुन जी हो गए, प्रयोगवाद में आगे जी हो गए। प्रयोगवाद में ही आपके भवानी प्रसाद मिश्र आते हैं, मुक्तिबोध जी भी प्रयोगवाद में आते हैं, धूमिल आ जाते हैं आपके समकालीन कविता के हस्ताक्षर। तो ये इनकी कविताएं आपको विस्तार में व्याख्या स्वरूप में पंक्ति परक प्रश्नों के लिए, अर्थ प्रधान प्रश्नों के लिए पढ़नी है। सिक्स्थ यूनिट है आपकी उपन्यास। अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम बिल्कुल ऐसे ही फ्री बैठे हैं, तो आप कोई कहानी जो आपके सिलेबस में लगी हुई उन कहानियों को, उपन्यासों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे पंडित गौरीदत्त जी का उपन्यास प्रारंभिक उपन्यास है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है, अघई का उपन्यास है, द्विवेदी जी का उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, यशपाल जी का है, अमृतलाल नागर जी का है, भीष्म साहनी का है, शुक्ल श्रीलाल शुक्ल जी का है, मनु भंडारी का है आपका, और जगदीश चंद्र जी का है। ठीक है, ऐसी अगली यूनिट आ जाती है आपकी हिंदी कहानी की, सातवीं यूनिट। और इसमें अब अगर चेंजेस होगा तो कोई रचना घट बढ़ जाएगी, तो अगर आप कोई रचना पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं होगी। तो यहाँ पर आपकी विभिन्न कहानियां जो हैं वो अलग अलग स्वरूप में आपकी लगी हुई हैं। उसके अलावा आप देखेंगे हिंदी नाटक का जो संदर्भ देखेंगे, तो नाटक में भी आपके प्रारंभिक नाटक से प्रसादकालीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक का स्वरूप आपका इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक नाटक का स्वरूप भी आ जाएगा, विभाजन परक का स्वरूप भी आ जाएगा। हिंदी निबंध में आप देखेंगे भारतेंदु युग से निबंध का स्वरूप आपका शुरू हो रहा है, और आपका द्विवेदी युग और आपके बाद के जो शुक्लोत्तर युग तक का स्वरूप आपको इसमें दिखाई देता है। और अन्य गद्य विधाओं में विभिन्न, जैसे आत्मकथा, रेखा चित्र, जीवनी, व्यंग्य विधा, इन सभी का स्वरूप आपको यूनिट 10 में आपको दिखाई देता है। इस तरह से जो है वो आप सभी का ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको मेंशन है, और इसके माध्यम से आप अभी से ही अपनी तैयारी प्रिपेयर शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे अभी क्वेश्चंस देख के समझना है, तो क्वेश्चंस के पैटर्न के लिए आप पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। उसके लिए आप मेरी पुस्तक जो आप सभी को अवेलेबल है, इस कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करते हुए, वो आपको अमेजोन पर अवेलेबल भी है, जिसके माध्यम से आप एक पर्टिकुलर बंधी बंधाई जो तैयारी है उसको बार बार रिवाइज करके जो है उसे अपने इस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप सभी जो है वो अपनी तैयारी में जुट जाइए, बिना किसी देरी के जो है वो लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी।
ठीक है, तो आशा है आप सभी को आपका सिलेबस समझ में आ गया हो। फिर भी कुछ आपको लगता है कि हाँ मैम, हमें ये चीज़ जो है वो कैसे पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।